अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट लीजे के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हालात जो हैं वो हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। इसका अंदाज़ा बखूबी हम आज के हालात से लगा सकते हैं, रीसेंट जो भी सिचुएशंस हैं पाकिस्तान में उससे लगा सकते हैं कि लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं सैलाबी आफत की वजह से। लोगों के माल मवेशी, घर, उनकी फसलें, बहुत कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी और वक्त दोनों गुजर ही जाता है। वो कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन वो कुछ जो अपनी यादें, कुछ अपने जो वो कहते हैं कि प्रिंट्स जो हैं वो छोड़ जाता है आपकी जहन पर, आपके दिल पर। तो ये इसी तरह जो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे मुल्क में फ़्लड की सिचुएशन चल रही है, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, मुल्तान शहर की, और जहाँ पे दरियाए चनाब, और अगर बहावलपुर की बात करें वहाँ पे दरियाए सतलुज, अगर लाहौर की बात करें तो दरियाए रावी, और इनसे जुड़े हुए सैकड़ों शहर, छोटे कस्बे, देहात, गाँव, बहुत सारी ऐसे इलाके जो इससे जुड़े हुए थे इन तमाम शहरों से, बड़े शहरों से, वो तमाम इस वक्त जो हैं वो मुश्किलों से दो चार हैं। तो जी, ऐसे हालात में भी हम देखते हैं कि लोगों का गुज़र बसर जो है वो चल रहा है। वहाँ उनकी ज़िंदगी रुक नहीं रही, वक्त और ज़िंदगी दोनों गुज़रते जा रहे हैं। तो इसी के साथ वही बात कहते हैं ना कि चाहे आपकी ज़िंदगी में खुशी हो, गमी हो, वक्त जो है वो हमेशा गुज़र जाता है, लेकिन आपने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना। तो इस वक्त ये वो टाइम है जहां हमें अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े होना है, और हमें हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ना। हमें बाहिम्मत होकर इन तमाम आफात का जो है वो मुकाबला करना है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेरशाह बंद को जो है वो तोड़ने का फ़ैसला किया गया, शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फ़ैसला किया गया था कल। वहाँ पर जो 3-4 बजे के करीब हमें हैवी मशीनरी भी देखने को मिली, और तमाम मशीनरीज़ वहाँ पर आ चुकी थी। ताहम अभी तक जो है वो शेरशाह बंद को ब्रीच नहीं किया गया। अभी आप देखें क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक 10 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं, 10 बजकर 8 या 10 मिनट हो रहे होंगे गालबन। तो इस वक्त तक भी शेरशाह बंद को ब्रीच नहीं किया गया है। टेक्निकल कमेटीज़ ने हालांकि कल फैसला किया था कि शेरशाह बंद को जो है वो बाद नमाज फजर ब्रीच कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। और जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उन्होंने भी, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया कि क्यों अभी तक शेरशाह बंद को ब्रीच नहीं किया गया, कौन सी ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से वो ब्रीच नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर जो है वो पानी की सतह डे बाय डे और टाइम बाय टाइम जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। ताहम ट्रैफिक को जो है गुज़रने के लिए रास्ता दे दिया गया है। शेरशाह पुल से भी और हेड मोहम्मद वाला से भी ट्रैफिक की रवानी को दोबारा से जो है वो रवाना कर दिया गया है कि ट्रैफिक वहाँ से गुज़र सकती है। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स, और कोशिश करेंगे कि आपको दरियाए सतलुज से भी, दरियाए चनाब से भी हम तमाम तरह अपडेट से आगाह कर सकें आप सबको। आज का जो टॉपिक हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आज हम लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे एज़ यूजुअल कि मुल्तान शहर में और बहावलपुर शहर में इस वक्त हालात कैसे हैं सैलाब को लेकर। इसी के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ लेके चलते हैं, ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकें और आप लोगों तक हम जो है वो करंट सिचुएशंस भी पहुंचा सकें। तो जी, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। वो अहम क्यों है कि जब हम आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर आपके पूरी बॉडी के मेडिकल टेस्ट होना जो है वो कंपलसरी होते हैं। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें और हमारी अपनी बात करें, हम पैसे जो हैं वो अपनी खूबसूरती पे लगाने को तैयार होते हैं। हम कपड़ों पे लगा देते हैं, जूतों पे लगा देते हैं, हम माएँ जो हैं वो अपने बच्चों पे लगा देती हैं, आसपास की जितनी चीज़ें हैं उन पे लगा देती हैं, खाने पीने पे लगा देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी हेल्थ को सीरियस क्यों नहीं लेते। हमारे बॉडी के टेस्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तानी कौम होने का बार बार सबूत देते हैं, तो हम इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते, हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को सीरियस नहीं लेते। तो जी, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे
और फ्लड अपडेट के हवाले से भी बात करेंगे। आज के मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा आसिफ, जो कि रिपोर्टर रोही टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलिशबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और जी हमारे साथ आज की मेहमान हैं डॉक्टर सादिया, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अलिशबा, चूँकि अभी फ्लड के हवाले से बात कर रही थी मैं, तो फ्लड सिचुएशन में मैंने देखा और पूरी कौम भी ये चीज़ देख रही है कि हमारी सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। उन्होंने वहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स में, क्योंकि बच्चों की ख़ानदानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं पता कि ये आफत कब तक रहेगी, तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों का मूड ठीक करने के लिए स्विंग्स का भी इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद उन्होंने अहकाम जारी किए कि यहाँ पर उनकी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर देनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि फ़्लड स्कूल्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और इधर वहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो ज़ेरे तालीम हैं इस वक्त? अच्छा, बेसिकली जो है ये आजी स्कूल बनाए गए हैं जिसमें टीचर अपॉइंट किए गए हैं। अब जो फ्लड रिलेटेड एरियाज़ हैं, जो कैंप्स हैं, उधर जो बच्चे हैं उनकी जो क्लास है मुख्तलिफ है। कोई 1 क्लास में है, कोई 2 क्लास में है, इस तरह बच्चे हैं। और दूसरी बात ये कि उनको वहाँ पे अगर कैंप लगा के दे दिए हैं तो उनको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, मगर वही रिपीट खाना हो रहा होता है। बच्चों का आपको पता है कि बच्चे जो हैं चीज़ खाते हैं और घर में होते हैं तो भागते हैं, दौड़ते हैं। तो एजुकेशन जो है ना सिर्फ उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए इस वक्त ज़रूरी है, बल्कि उनको एक तरीके से कहीं पे इंगेज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी थी। तो ये आरजी स्कूल जो कायम किए गए हैं, बेसिकली 2 स्कूल्स बनाए गए हैं मुल्तान में, 2 कैंप्स में। एक जो है कासम बेला में है और एक बस्ती लंगड़ियाल में बनाया गया है। तो इन 2 कैंप्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है 140 जो बच्चे हैं ज़ेरे तालीम है और इनको पढ़ाने के लिए जो है किताब गाड़ी का सहारा लिया जा रहा है। बेसिकली मैं आपको बताऊं किताब गाड़ी क्या होती है। ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई गई थी। इसमें सारी आपको किताबें मिलती हैं। अच्छा। तो किताब गाड़ी सुबह जब आरजी स्कूल जहाँ भी लगते हैं, इसके अलावा भी कुछ हमारी ज़िले होते हैं जहाँ पर स्कूल्स नहीं होते तो वहाँ पर आरजी स्कूल लगते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो ये उसी का एक पार्ट है, उन्होंने आरजी स्कूल स्टार्ट किया है। तो किताब गाड़ी वहाँ जाती है, वो सारी किताबें बच्चों को उसी हिसाब से पूरा कोर्स उस वक्त दे देते हैं और जो टीचर्स हैं इसमें ग्रुप की सूरत में पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5th क्लास के 5 बच्चे हैं तो एक टीचर उस ग्रुप को पढ़ाएगा, दूसरा टीचर नर्सरी के बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि ये मिक्स बच्चे होते हैं। अच्छा, तो टीचर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से बताएं कि टीचर्स नए सिरे से अपॉइंट किए गए हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे थे वही टीचर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो डिवाइड की गई हैं? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने पहले से तय कर लिया था, क्योंकि जब ये स्कूल्स बनाने का कहा गया था तभी अपने टीचर्स जो हैं, एक ईसी टीचर्स होते हैं, आपको पता हो, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को जो पढ़ाते हैं, उन्हीं में से ये टीचर्स लाए गए थे। और इनकी जो पढ़ाने का अंदाज़ होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, सिर्फ किताबें लेके नहीं पढ़ा रहे होते। मैं भी वहाँ पे गई, हमने कवर किया तो हम देख रहे थे वो बच्चों को चीज़ों के ज़रिए पढ़ा रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर ABC पढ़ा रहे हैं तो वो बॉल्स पे ABC लिखी हुई थी, क्योंकि वो बच्चे अभी बहुत अपसेट हैं। वो एकदम किताब उठा के या कापी उठा के लिखने नहीं लग जाएंगे, आपको उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है। और दूसरा इशू ये आ रहा है जो मैंने वहाँ देखा, क्योंकि पंखे तो हैं ऑब्वियसली, बट धूप बहुत होती है। उधर कैंप तो लगा हुआ है उस आरजी स्कूल में ऊपर, मतलब धूप रोकने के लिए, पर सबसे बड़ा मुझे इशू ये लग रहा था अभी तक जो हल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है उन आरजी स्कूलों में। बच्चे बैठे हुए, टीचर्स बैठे हुए, दोनों का ही बुरा हाल था। पर मैंने एक चीज़ जो पॉजिटिव नोट की कि बच्चे इन्वॉल्व हो रहे थे। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, मैंने वहाँ पे 2-3 बच्चे देखे जो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, गेम्स में भी, पढ़ने में भी। तो मैं देख रही थी, मैं समझी ये बहुत एक्टिव होंगे, इन्हें पढ़ने का शौक़ होगा। तो उसके बाद जब मैं कैंप में गई, उनके वालिदैन से मिली, तो पता चला उधर कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि जिन इलाकों में सैलाब आया, आपको पता होगा, वो मुल्तान से साइड करके हैं, थोड़ा सा कस्बे के इलाके हैं। तो उनमें कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उनके लिए आरजी स्कूल ऐसे हैं कि कोई नेमत हो, और वो बच्चे इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं उस स्कूल से। और ये आप देख रही हैं कि पढ़ने का जज्बा पैदा हो रहा है, मोटिवेशन आ रही है कि हाँ स्कूल ऐसे होते हैं, हम भी जाएंगे। और उन्हें पता चल रहा है कि अब हम जाएंगे। तो वो, मैंने एक बच्ची को देखा, उसने कहा कि अपनी वालदा को कि अब आपने मुझे बड़े स्कूल भी भेजना है, यानी अब आपने मुझे हमारे घर के जो साथ है स्कूल भी भेजना है। तो
तो जब हम तनकीद कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। आज भी स्कूल अगर कायम ना होते अलीज़े तो क्या करते 24/7 वो बच्चे, मतलब खेल तो नहीं फिर सकते। वो बच्चे हैं जिनके घर छिन चुके हैं इस वक्त, जो जिनके घर नहीं है, जिनका खाना पीना डिस्टर्ब है, जिनका सोना उठना बैठना हर चीज़ इस वक्त डिस्टर्ब है। बड़े तो समझ जाएंगे, मैं और आप समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं वो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आफत है और इसकी वजह से हमारा घर और नहीं उसी रहा। में हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली, एक तो उन लोगों पे आफत है, ऊपर से आपने बारिशों का सिलसिला देखा है किस तरह चल रहा है, तो उनके टेंट इस काबिल नहीं है, वो जो कैंप बनाए हुए हैं वो पानी से चूने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि ऐसी जगह है वहाँ पर वॉशरूम के मसाइल हैं। आपको बताऊं, पोर्टेबल जो वॉशरूम बनाए गए हैं उनमें पानी नहीं है। ख़वातीन से हमने बात की, ख़वातीन कह रही हैं कि हमने 2-2 हफ्ते से नहाया नहीं है और उसी गंदगी में वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप 5-6 लाख लोग हैं, आपको उनको मैनेज करना है और वो एलर्जीज़ हो रही है मुख्तलिफ बच्चों को, बड़ों को। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अलिशमा, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, कॉलर लेते हैं। दानियाल हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, सबसे पहले तो आप टीवी की आवाज़ बंद कर लें ताकि हम आपको सुन सकें। आ रही है मैडम मेरी आवाज़ अब? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? सलाब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। सर हम लोग कल गए हुए थे चिनाब पे मैडम, तो वहाँ हमने सूरत हाल देखी है। हर के कल शिफा डालने का पूरा इंतजाम भी किया हुआ था, टेक्निकल टीमें भी थी, सारे थे, मगर लोगों का रश जो है ना वो कम नहीं हो रहा। अब बाला काम से गुजारिश है कि आवाम को ना आगे कल रास्ता बंद किया हुआ था, आज फिर उन्होंने खोला हुआ कि रास्ता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पानी का फ्लड इतना है, किसी टाइम भी बहाव बहुत तेज है, तो अब किसी को भी नजदीक ना जाने दें, सिर्फ महकमे के बंदे अलर्ट हो, खड़े हो। और ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा देखें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, रोज़ मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। खुदारा, ये पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे? आप अपने घरों में सेफ बैठे हैं, तो आप एक लम्हे के लिए सोच के देखें कि अगर अभी आपके पास पानी आ जाए, आपका घर डूब जाए, उसमें आपका सामान चला जाए, आपको फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़े, तो आप किस हालत से, किस कैफियत से गुजर रहे होंगे, आप उस कैफियत के बारे में सोचें। एग्जैक्टली मैं तो आई एम शॉक्ड कि ये कैसी कौम है, इनकी मेंटेलिटी क्या है कि आप लोग देखें कि वहाँ पर बच्चे हैं, फिर ख़ास तौर पे अगर बात करें बैकवर्ड एरियाज़ के ये लोग हैं, तो वहाँ पर औरतों का पर्दा जो है वो बड़ा स्ट्रिक्टली देखा जाता है कि औरतें जो हैं वो पर्दे में रहती हैं। वहाँ पर आप लोग देखें, ये एक शर्मनाक हरकत है कि आप लोग वहाँ पर, औरतें हैं, बच्चे हैं, आप लोग अपने घर वालों को लेते हैं और उठते हैं, मुंह उठा के आप लोग चल पड़ते हैं उस तरफ। तो खुदारा इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा केयरफुली मैनेज करना सीखें। एक बाहिम्मत, बाहौसला और एक कौम होने का सबूत दें इस वक्त आप लोग। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि बारहा लोगों को इस चीज़ की आगाही दी जा रही है कि आप लोग वहाँ पे ना जाएं। अच्छा, पुलिस वहाँ पर जो है, पुलिस की नफरी जो वहाँ पर मौजूद है, वो बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रही है लोगों को, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। हाँ एग्जैक्टली, हमने वहाँ पर देखा तो खुद भी, जैसे हम कवरेज के लिए जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे ही आए होते हैं। अगर आपको शौक ही है तो उन लोगों की कैंप में मदद करने चले जाएं। उनको जो है राशन दे, जिससे शायद आपके दिल और रूह को भी सुकून मिले। तो ये अच्छा जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इस मौजू पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा मुझे बताइएगा कि अभी मैंने बात की कि हम जो है वो बार बार इस चीज़ का सबूत देते हैं कि हम अक्लमंद कौम नहीं है, बड़ी ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन जहाँ पर ऐसे लोग हैं वहाँ पर बड़े शऊर रखने वाले लोग भी हैं कि जो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, जिनकी कोशिश होती है कि वो सालाना जो है वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं। तो मुझे बताइएगा कि क्या अहमियत है, हमारे ब्लड टेस्ट होने चाहिए, हमारी बॉडी के कितने ड्यूरेशन के बाद सारे तमाम टेस्ट होना ज़रूरी है? अच्छा, ऐसा है कि बॉडी के तमाम टेस्ट, जो हम सिर्फ ब्लड टेस्ट की बात करें, रिगार्डिंग 6 माह से 1 साल बाद कहते हैं
लेकिन आफ्टर जो है उसमें एज फैक्टर भी डिपेंड करता है ठीक कि है। आफ्टर 40s जो हैं कहते हैं कि साल बाद आप जो हैं वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, लेकिन उनमें से भी कुछ टेस्ट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होते हैं या चीज़ें होती हैं कि वो जैसे आपने कहा कि बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा वो जो है जाके अपने उनके, क्योंकि उनके मेडिकल जो है गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल में जो लेकिन नहीं देखिए है। हमारे यहाँ लैब्स भी तो बनी हुई है ना, अब लैब्स हैं, बिल्कुल हैं, प्राइवेट हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, हमें कोई डॉक्टर फंडेड एडवाइस लैब्स भी तो करते हैं। मौजूद है ना। अब देखिए आप अल खिदमत फाउंडेशन कितना अच्छा काम कर रही है, उनकी लैब कितनी अच्छी है और टेस्ट भी उनके वैलिड हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स भी वैलिड हैं। लेकिन वो भी प्राइस लेती हैं ना, एक प्राइस है, एक आप लेकिन बड़ी सोचिए lowest amount है उनकी। आजकल हमारे जिस तरह से हालात हैं आजकल को तो हम भी छोड़ दें, वैसे ही जो हमारे कौम के हालात हैं उनको 2 वक्त की रोटी खाना और वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मसला दे रही होती हैं। लेकिन उसमें फिर आप ये कहो, मैं ये बता रही हूँ ना कि एक मरीज़ जो बीमार होता है उसके पास जो है वो टेस्ट कराने के लिए जो डॉक्टर लिख के देता है कि ये टेस्ट आपकी तशखीस के लिए ज़रूरी हैं, वो करवाने के भी पैसे नहीं होते। अभी जिस तरह से ये सितंबर है, ये ब्लड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मंथ है, तो हम नॉर्मल बीमारियों की बात करें तो नॉर्मल बीमारियां जो हैं वो इतनी उनकी दवाइयां लेना या उनकी तशखीस कराना इतना मुश्किल हो जाता है। जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी तशखीस तो और ज़्यादा मुश्किल होती है और उसके लिए और ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो है पेशेंट आते हैं जिनके पास मतलब उनको बंदा कहता है ना कि ये टेस्ट जो है उसकी कॉस्ट इतनी है, वो उन्हीं की तशखीस के लिए ज़रूरी होता है। आप बात करें ना, ये तो आप स्क्रीनिंग की बात कर रही हैं कि हमारी आवाम जो है वो स्क्रीनिंग नहीं कराती, ये कितने साल बाद करानी चाहिए। मैं अपने अवाम की बात करूं तो उनके पास बेचारों के पास तशखीस के पैसे नहीं होते, लेकिन बात वही है कि जब तक तशखीस नहीं होगी तब तक इलाज नहीं होगा और अर्ली जो है वो डायग्नोसिस नहीं होगा। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हम जो है तशखीस जो है वो टाइम पे करें। तो इस हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं हम देखें तो उसमें हमें अर्ली जो है वो। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम असलम अंसारी है और मैं मुल्तान से ही बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैडम, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये दरियाओं के किनारों पर या दरियाओं के जो इलाके हैं उसमें जो हाउसिंग सोसाइटियाँ और जो उसमें तामीरात होती हैं तो रियासत की परमिशन के बगैर तो नहीं होती। जिस तरह रावी में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई थी वो पानी की जद में आ गई, तो क्या इस सिलसिले में कोई जुडिशियल इंक्वायरी होगी कि रियासत के जो एहलकार मुलव्वस है उनको कोई करारे वाकई सजा दी जाए जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है? ठीक है जी, तो इस हवाले से शुक्रिया। दूसरा मेरा ये है कि इनको कंपलसेट करने के लिए कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियाँ इनमें जो खाली मकान बने हुए हैं उनमें इनको रखा जाए। ये जो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अभी तक तो ऐसा है कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कोई भी पैगाम नहीं दिया गया, ऐसे कोई भी अहकामात जारी नहीं किए गए, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें जिन्होंने गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई। लेकिन अगर देखा जाए तो बात उनकी ठीक है कि अगर एक बंदे ने सोसाइटी बनाई है वहाँ पर दरिया के करीब, दरिया के किनारों पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट से इजाज़त के बगैर तो नहीं बनाई होगी ऑब्वियसली। और दूसरी बात यह है कि जब इतना बड़ा रावी का तो एग्जाम्पल है, वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पूरी की पूरी बहुत डूब गई हैं, बहुत बड़ी, और लोगों के कितने पैसे, लोगों के कितने अखराजात उस पर लगे होंगे। एक ड्रीम हाउस होता है जो आपने बनाना होता है कि मैंने ऐसा घर बनाना है, तो वो आपने कैसे उधर घर बनाने दिया दरिया के किनारे जो इतनी बड़ी आफत आ गई है? ये एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद डिज़ास्टर जो है वो बहुत बड़ा है इस वक्त और हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो होपफुली जब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आएंगे तो इन चीज़ों पर भी अमल किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि CBC टेस्ट है क्या और ये करवाना कितना अहम है हर एक कॉमन आम इंसान के लिए? CBC टेस्ट जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे ब्लड के जितने, हमारी ब्लड में जो है 3 टाइप्स के जो मेजर सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी मतलब सेल्स को ब्लड को बनाती हैं, तो उसमें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स, ये 3 सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बड़े अहम होते हैं ब्लड के लिए।
उनकी जांच होती है। उसके अलावा जो है वो हमें कंप्लीट ब्लड काउंट ये बताती है कि हमारी खून की कमी कितनी है। अब ठीक है। खून की कमी में वही मैंने आपको बताया कि तीनों जितने भी हैं जो ये मेजर सेल्स हैं, इनकी कमी के बारे में या ज़्यादती के बारे में, ठीक या है। ये सही फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इनके अंदर कोई ख़राबी है। तो और भी इसके साथ पैरामीटर्स होते हैं, वो भी हमें पता चलते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं कि मर्दों का मतलब एक स्पेसिफिक अगर एज से हम ऊपर बात करें, 18 साल से ऊपर मर्दों का एचपी कितना होना चाहिए और ख़वातीन का एचपी कितना होना चाहिए? अच्छा, जो मर्दों का एचपी है वो तो हम कहते होते हैं कि 15 से 18 होना चाहिए, ठीक है। और जो ख़वातीन का है वो हम 12 से 15 जो है वो स्टैंडर्ड लेते हैं। लेकिन ख़वातीन का 12 तक ही जो है बड़ी वो मुश्किल से पहुंचता है। पहुंचता, मतलब बहुत कम पहुंचता है, बहुत कम अच्छा ऐसी मैंने ख़वातीन रिसेंटली होती मैंने हैं। खुद भी अपना सीबीसी करवाया रिसेंटली, तो उसमें मेरा एचपी था 11। ऐसे ओके, ही मैं है। एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत कम होगा। नहीं, उसमें हम सिर्फ फिर एचपी को देख रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं नहीं कि वो जो भी सारे आप उसको कह लें बॉर्डर लाइन पे ही थे, बॉर्डर पूरे लाइन पे पूरे होते पूरे हैं। पूरे। वही तो जो है आपको सारे फैक्टर्स को, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इवन आपकी एचपी से भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं। एचबी को जो है वो को कंपनसेशन के लिए, कुछ ऐसा होता है कि कंपनसेटरी भी आपकी एचबी बॉडी होती है, वो आपकी वैसे जो है बॉडी में तो है उसकी इतनी मिकदार नहीं होती। तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं डाइट में जो आपको एचबी आपको बेहतर दिखाती हैं, लेकिन आपकी ओवरऑल जो है वो ब्लड की कंपोजिशन इतनी बेहतर नहीं होती ग़िज़ाइयत के हवाले से है। या चीज़ों के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा ये ESR ये टेस्ट क्या है और ये करवाना क्यों ज़रूरी है? ये सार जो है वो एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट है। ये हमारी बॉडी में जो है जिस तरह से कोई भी इन्फेक्शन हो ठीक है। या इन्फ्लेमेशन, दोनों चीज़ें जो है ना ये उस सूरत में जो है बताता है कि ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़, जैसे हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, टीबी जो है आम ज़बान में हम कहते हैं, टीबी के जो मरीज़ हैं उनमें जो है वो ESR काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो एक और या वैसे ही हमारे जो नॉर्मल बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे हमें जो है बुखार है बहुत ज़्यादा तेज़, तब भी जो है ये ज़्यादा हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एक मतलब एक एस्टिमेटेड होता है डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से कि हम जो है बीच में उसको लेते हैं देखने के लिए, यानी डॉक्टर जब रिकमेंड करेगा तब ही करवाना है आपने। जी। अच्छा जी, एक कॉलर है लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। अच्छा शफीक साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम फरीदाबाद मुल्तान शहर से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि मेरे आधे सर का दर्द है। अच्छा 8 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो आप किसी मतलब डॉक्टर के पास नहीं गए? गए तो वो दवाई भी देते हैं, वो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? उम्र अपना 50 साल। कितने साल? 50। 50 साल। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वैसे तो ये डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तशख़ीस भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन टेस्ट के हवाले से अगर आप कोई रिकमेंडेशन करना चाहें कि आप फ़लाँ टेस्ट करवा लें। सिर्फ आधे सर का दर्द इन्होंने हाँ बताया जी। है। पहले तो वही बात है ना कि सिर्फ एक जो है सिम्टम की बेस पे हम इस तरह से कोई टेस्ट जो नहीं है वो recommend टेस्ट करते। नहीं रिकमेंड कर सकते। और जो सर के दर्द को है वो ज़्यादातर जो है न्यूरो फिजिशियन बेहतर देखते हैं। ठीक है। इनको किसी जो है ऐसे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए कि वाकई इनके जो आधे सर का दर्द है वो किसी बीमारी की वजह से है, या बाज़ औक़ात नींद की कमी की वजह से भी हमें आधे सर का दर्द हो रहा होता है, या जो है बाज़ औक़ात लोगों ने डाइट शुरू कर लेते हैं, डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है सर का दर्द शुरू हो जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी जो ब्रेन तक है वो ऑक्सीजन उस तरह से नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, फिर एज फैक्टर भी तो होता है ना कि आप जो खुराक खा रहे होते हैं, आपको उस उम्र में जो है खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना इस्तेमाल हो चुकी होती है कि आपकी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ों की कमी होने लग जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से किसी और डॉक्टर से रुजू करके देख लें, किसी और डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके देख लें, होपफुली आपका जो है ये मसला जो है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये भी बताएं कि LFT टेस्ट क्या होते हैं? LFT टेस्ट जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। इसमें हमारा जो है जिगर जो है वो क्या कर रहा है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है, जिगर की जो बीमारियां हैं उसके बारे में जो है लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं। अब अच्छा, उसमें फर्दर ठीक के है। पैरामीटर हैं। लोग आके कहते हैं कि LFT करा दें, उनको ये नहीं पता था कि उसके अंदर पैरामीटर जो हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके अंदर कुछ 4 पैरामीटर के साथ हम बता सकते हैं, और कुछ जो है हम 6-7 पैरामीटर्स भी उसके अंदर इंक्लूड करके पूरे कंप्लीट LFTs भी बता सकते हैं। तो ठीक उसमें है। ये कहता है कि जिगर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और जिगर के साथ जो है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ तो नहीं है, या जिगर की जो है कोई उसके काम करने में कोई ख़राबी तो नहीं है। तो ये डिफरेंट स्वेलिंग जो तो है नहीं है? बिल्कुल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, या खुदा ना खास्ता मतलब अब वो LFTs में तो नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें ये भी एक इंडिकेशन होती है कि हमारी बॉडी में कहीं जो है कोई और ख़तरनाक चीज़ तो नहीं होने जा रही ना, खुदा ना ठीक खास्ता है। कोई कैंसर तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल मुझे बता दें, क्योंकि आवाम जो है हमारी, उनको ये टेस्ट के बारे में जो है वो नॉलेज बड़ा कम होता है। हमें डॉक्टर जब लिख के देते हैं टेस्ट, जैसे TSH हो गया, अभी मैंने ज़िक्र किया, LFT, ESR का भी ज़िक्र किया, तो आम लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता बिल्कुल कि ये नहीं। कौन से टेस्ट हैं। तो मुझे बताएं, एक RFT टेस्ट होता है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है, तो बिल्कुल। मुझे उस हवाले से भी डिटेल्स बताएं कि RFT क्या है। इसको आम ज़बान में लोग LFT भी बोल देते हैं, LFTs तो लिवर फंक्शन टेस्ट है। सॉरी KFT बोल देते हैं। हाँ, जो RFTs हैं दैट इज़ रीनल फंक्शन टेस्ट। वो KFTs इस वजह से बोल देते होंगे कि किडनी से किडनी रिलेटेड से है, रिलेट करता है। तो रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट हमारे जो है वो गुर्दे की जो है उसमें भी फिर 2 टेस्ट होते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट में यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है। तो यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों जो हैं ये किडनी की जो है वो फंक्शन को बताते हैं कि हमारी किडनी सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही। और फिर जो है आगे EGFR होता है, वो भी रीनल फंक्शन टेस्ट के साथ हम ठीक कैलकुलेट है। करते हैं कि क्रिएटिनिन एक बंदे की कितनी है। तो ठीक है। क्रिएटिनिन अगर आपकी ठीक है तो आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। ओके। अगर आपकी, क्योंकि क्रिएटिनिन एक ऐसा टेस्ट है जैसे ही वो बॉर्डर लाइन भी आती है तो ख़तरा जो है शुरू हो जाता है। बाकी बॉडी के जितने भी टेस्ट हैं ना, वो अगर बॉर्डर लाइन आए तो बंदे को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती जितनी क्रिएटिनिन पे हो जाती है लोगों को, और स्पेशली उनमें जिनको शुगर है या जो हाइपरटेंसिव ठीक है, है। उनके गुर्दे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं। उनको मैंने वही बताया, आपने स्टार्ट में कहा ना कि ये टेस्ट सारे जो हैं हमें कब कब कराने चाहिए। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो किस तरह की उनको बीमारी है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है उनको 3 से 6 माह बाद अपने RFTs जो हैं वो करवाने चाहिए लाजमी, कि उनके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। डायबिटिक हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या ठीक है। डायबिटीज़ है, या जिनके ख़ानदान में जो है शुगर है, इस तरह उनको शुगर के टेस्ट कराने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जो ये महीना है, सितंबर का महीना, ये ब्लड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जाना जाता है। इसमें हमारी जो हुकूमत है वो भी काफ़ी कैंप्स भी लगाती है, कैंपेन्स भी करती है ब्लड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं ब्लड कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। तो मुझे बताएं कि ब्लड कैंसर बनता कैसे है, होता कैसे है लोगों को, ज़रा इसकी बैकग्राउंड और डिटेल्स बताइएगा। ब्लड कैंसर, जैसे हमने कहा कि ब्लड और कैंसर ना, कि सिंपल जो उसके लफ्ज़ से लग रहा है कि खून का कैंसर है। अब खून का कैंसर, खून का मैंने जैसे आपको बताए थे कि 3 सेल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे WBCs, हमारे RBCs और हमारे प्लेटलेट्स। बिल्कुल। तो इनकी तादाद अगर ज़्यादा हो जाए या ये फंक्शन करना कम कर दें, ठीक है। तो आपका जो है ना वो ब्लड कैंसर हो जाता है। मतलब कैंसर मींस कि वो जो है चीज़ें ख़राब हो गई ना ब्लड के अंदर, जो चीज़ें नॉर्मल थी वो नॉर्मल से बढ़ गई हैं, वो नॉर्मल नहीं रही, वो नॉर्मल से बढ़ गई हैं। और वो नॉर्मल ना होने की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजूहात तो जो है ब्लड कैंसर की, वो वैसे तो जेनेटिक चेंजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो खून के जो है कैंसर को कॉज करने में बढ़ाती हैं। कुछ लोगों की फैमिलियल, मतलब ये एक ऐसा वाहिद कैंसर है, हम वैसे कैंसर का नाम लिया जाए ना तो लोग कहते हैं कैंसर तो बड़ी उम्र के लोगों में होता है, ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो ब्लड कैंसर है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और लेकिन जितना ये रेशो इसकी बच्चों में ज़्यादा है, उतना इसके ट्रीटमेंट और सही होने के चांसेस भी बच्चों में ज़्यादा है। अगर ब्लड कैंसर बड़ों में हो तो उसको ट्रीट करना मुश्किल है।
अगर ठीक है। ब्लड कैंसर बच्चों में हो तो उसको ट्रीट करना आसान है। किस उम्र के लोग, यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों को ब्लड कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं? बच्चों को ब्लड कैंसर चांसेस, मैं वही कह रही हूँ कि ये एक ऐसा वाहिद कैंसर है जो बच्चों में भी हो सकता है, वरना जितने भी कैंसर हैं वो अब बड़ी तो उम्र खैर के लोगों हमारी में। तो मतलब वो जो बुक्स को ही कैंसर, वैसे तो हम कहते होते हैं ना बीमारियां जो हैं वो बुक्स नहीं पढ़ती। हाँ। जो हमारी बुक्स कहती होती थी कि इतनी उम्र हो जाए तो फिर ये वाला कैंसर हो जाता है या ये हाँ। वाली उम्र हो। तो अब जो हालात हैं, मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि जिनमें वो लिखा होता है कि 50s में जाके वो कैंसर होता है। हमने वही कैंसर 18 से 20 साल की उम्र में भी अपनी पॉपुलेशन में देखा हुआ है। तो ये जो बच्चों में कैंसर है, अब मैंने जो सबसे छोटे बच्चे में कैंसर जो 6 से 8 माह के बच्चों में भी 6 ब्लड से 8 कैंसर जो माह? है ना वो होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा उसमें सा बच्चा, डायग्नोज कैसे किया जाता है फिर? इसको डायग्नोज करने के लिए एक तो सबसे पहले वही कि नॉर्मल जो हमारी सीबीसी है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी को सही रीड करना आती अच्छा। हो तो उसमें हमारे प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे को यानी बुखार जिसको होता है, भी ब्लड कैंसर होगा उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाँ कम जी, हो बाद जाएंगे। वक़्त प्लेटलेट नॉर्मल भी रहते हैं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं ना। अगर अगली स्टेज में पेशेंट चला गया है, जो सिम्टम्स की हम बात करें ना, पहले हम सिम्टम्स पे आते हैं कि बुखार होता है बच्चे को ना बहुत ज़्यादा, या बीमार कोई रहता भी है। मतलब कोई भी ब्लड कैंसर का पेशेंट हो उसको बुखार होता है, ऐसा बुखार जो दवाई से ठीक ना हो रहा ठीक हो, ना हो रहा हो। और 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, आपको बुखार है, आपके जिस्म में दर्द है बहुत ज़्यादा, आपको जिस्म पे ऐसे नीले नीले रंग के या लाल रंग के धब्बे पड़ना शुरू अच्छा। हो गए हैं, छोटे छोटे, या कहीं से नीले भी रंग के bleeding होती धब्बे है। तो मुझे भी पड़ते नहीं, वो हैं। तो ब्रूजेस जो है वैसे ही आपको चोट लग जाए तो हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरह से वो डॉट 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 की शक्ल में जो है ना होते हैं, और वो ओके। स्पेसिफिकली वो पता चलना, और खून कहीं से भी, हमारे ब्लड गम्स जो हैं वो बहुत जल्दी ब्लीड करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है, नाक से ब्लड आ गया, या जो है जैसे बच्चियां हैं उनमें मेंस्ट्रुअल जो है ना वो साइकिल, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जो ख़वातीन हैं उनमें जो है उनको ये लगता है कि शायद मेंस्ट्रुअल कोई इशू है, लेकिन वो भी ब्लड कैंसर की एक जो है वजह, वो सिम्टम हो सकता है। तो सिम्टम्स हमने देखने हैं, फिर उसके बाद हमने सीबीसी टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो कराते वो हैं, फिर करवाना जब उनको लगता है फिर उसके बाद बोन मैरो कराते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जो है हमारे जो ब्लड कैंसर हैं उसके लिए, ठीक है। या जो है हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक, जैसे जो हमारा जैसे ब्लड है ना, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम है, तो उसके साथ साथ ना लिम्फ नोड्स होते हैं जिसम में डिफरेंट जगहों बिल्कुल। पे। आपने देखा होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि यहाँ पे बुखार हुआ ना तो यहाँ पे कुछ बढ़ गए दूध से ना, बिल्कुल। यहाँ पे बढ़ गए, इधर आपकी सोजिश गर्दन सी में होती है और सोजिश सी हो दर्द गई, होता या है। कभी जो है ना किसी को जो है ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद बगल में जो है वो सोजिश हो गई। तो ये गदूद है डिफरेंट जो अल्लाह ताला ने रखे हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। क्या बात है। तो जो जैसे इन्फेक्शन होता है तो वो उसमें ड्रेनेज शुरू हो जाती है, लेकिन यही लिम्फ नोड आपको इसका भी कैंसर हो सकता है जो कि ब्लड कैंसर्स में ही आता है, लिम्फोमा कहते हैं जो ब्लड में हो जाए उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। ओके। ठीक है, और एक ऐसे प्लाज्मा सेल ट्यूमर होता है जिसे मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, वो भी ब्लड कैंसर की एक टाइप है। ये 3 चीज़ें हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और ठीक है। मल्टीपल माइलोमा। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा लिश्मा, मुझे ये बताइएगा कि मुल्तान में कौन कौन सी ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिन पर इस वक्त काम हो रहा है? मुल्तान में अगर बात करें तो वॉल्ड सिटी के अंदर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, किले का प्रोजेक्ट, जो 200 अरब का प्रोजेक्ट है। किले को बिल्कुल एक नई शक्ल देने के लिए और जो पुरानी इमारत है उसको उसी हालत में रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप किले की तरफ जाएं तो एक पब्लिक लाइब्रेरी भी है जो बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट जब किला बना था तो तब बनाई गई थी। तो उसमें जो हैं किताबें 20,000 से ज़ायद किताबें हैं, और ये उस वक्त की किताबें भी हैं जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो अगर आपको मुताला करना है तो उधर जाना बहुत अच्छा होता है, पर उसकी एक मसला था कि वो बहुत खस्ता हाल का शिकार थी। तो अब उसकी रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है, और उसमें एक नई चीज़ भी करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मुल्तान में सिर्फ एक
ई लाइब्रेरी है बिल्कुल। और अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही सारी पढ़ाई हो रही है, तो उस लाइब्रेरी में ज़्यादा रश होता है, वो थोड़ी छोटी भी है। तो अगर हम इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट स्टूडेंट्स को दे देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ जो है किले की जहाँ पे बात हो रही है वहीं पे 1-2 प्लान्स और बनाए गए हैं कि किले के अंदर जाने के लिए जो है एक गाड़ी यूज़ होगी जिसको नाम दिया जाएगा रानी गाड़ी, और उसमें वो साइकिल गाड़ी होगी बेसिकली, और उसमें बैठ के जो अंदर जाया जाएगा। और सारी जो है बिल्कुल पूरा सिस्टम किले पे चेंज होने वाला है। और दूसरा सबसे एक बड़ी बात, एक फूड चेन भी बनेगी वहाँ पे, जैसे आपने लाहौर में देखी होंगी फूड चेन्स। तो किले के जो बिल्कुल राइट साइड पे जहाँ पे पहले हम देखते थे कि क्राफ्ट बाज़ार होता था, तो क्राफ्ट बाज़ार वाली लाइन में पूरी फूड चेन बनेगी और उसमें मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं। तो इसका आगाज़ कब से किया जाएगा? इसका काम शुरू हो चुका है, लाइब्रेरी का काम भी 80% हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट है तकरीबन 1.5-2 साल का, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें जितने भी दफातर आ रहे हैं, आपने देखा होगा हज कॉम्प्लेक्स है, औकाफ है, आर्कियोलॉजी है, ये सारे दफातर हैं, ये भी डिमोलिश किए जाएंगे और दफातर को अलग जगह दी जाएगी। और बेसिकली ये सारा जो हो रहा है सकाफत के लिए हो रहा है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हो रहा है। अच्छा, ऐसा होता भी है, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो मुल्तान शहर का रुख करते हैं और यहाँ पर हमारे मज़ारों को देखने के लिए लाजमी तौर पर वो आते हैं। हाँ, अगर आपको पता हो तो जो हमारा शाहरुख़ आलम का मज़ार है, तो वो वर्ल्ड 3rd ड्रोम जो है उसका वो नॉमिनेट हुआ है बाकायदा। और वो इस तरह है कि अलीज़े वो किसी भी सहारे के बिना खड़ा हुआ है। अगर आप अंदर जाएंगे, एक बात नोट कीजिएगा, वो जो ड्रोन बना हुआ है पूरा, वो किसी भी सहारे के बिना खड़ा हुआ है, इसलिए उसको नॉमिनेट भी किया गया है यूनिसेफ की जानिब से। तो एक वो अगर आप जाएं तो बारीकी से देखें ना चीज़ें, तो वो फिर आपको एक समझ आती है कि क्यों लोग देखने आते हैं। और उसका नाम इंटरनेशनली भी नॉमिनेट हो चुका है कई दफ़ा उसकी बनावट के लिहाज से। इसी तरह हम घंटा घर की बात करें तो मुल्तान का पहला म्यूज़ियम बनने जा रहा है उधर। अच्छा, हाँ, उधर भी तामीर जारी है। और म्यूज़ियम में क्या होगा कि जो क्राफ्ट बाज़ार के लोग होंगे, जो हमारे माहिर हैं, कढ़ाई वाली ख़वातीन होंगी, उनको एक अलग स्पेस भी दिया जाएगा उन्हें। ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ है। एक तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, फिर दूसरा जो है वो हमारी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी। हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि लोग उनका काम देखें, उनके लिए कोई जगह नहीं है। अफसोस के साथ क्राफ्ट बाज़ार भी डिमोलिश कर दिया, तो वो घंटा घर की एक नीचे बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, वो इतने पुराने हमारे आर्टिस्ट हैं। लेकिन आप एक दफ़ा उस जगह चले जाएँ, क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरा एक दफ़ा जाना हुआ वहाँ पर, और वो भी काम के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो आप देख के पकड़ के हैरान हो जाते हैं, इंसानी सोच हैरान हो जाती है कि ये बने कैसे हुए। कैमल स्किन पे कितना खूबसूरती से काम होता है, और उसको आपने बनाने का प्रोसेस जो है, हमने एक दफ़ा शूट किया था। ख़वातीन जो हैं वो घर में भी बनाती हैं। आपको पता है कैमल स्किन का ढांचा, वो तो सूखने के बाद पेंटिंग एक अलग प्रोसेस है, जो उस पर फ़न होता है वो एक अलग है। उसको बनाया कैसे जाता है, कैसे उसको चमड़े को धोया जाता है, और उसको क्या पूरा प्रोसेस है, वो बहुत मेहनत का काम है। ऐसी खूबसूरती उभर के नहीं आती। बिल्कुल जी, मैं इसलिए कहती भी हूँ कि आपको जब वीकेंड्स आएँ या जब आपको छुट्टी हो तो अपने बच्चों को लेके ऐसी जगहों पर जाएं, बजाय इसके कि हम जब मुल्तान में रहते तो हमारी कोशिश होती है कि हम लाहौर चले जाएं, हम इस्लामाबाद चले जाएं छुट्टियों में। लेकिन आप जो है वो एक दफ़ा एक छुट्टियों में आप ये तय कर लें कि आपने अपने शहर की हर पुरानी चीज़ देखनी है। अलिशबा जब भी आती हैं तो वो हमें ऐसी बहुत सारी इलाके हैं, ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं जो हमें वो बताती हैं कि आप इन इलाकों का विज़िट करें, इन प्लेसेस का विज़िट करें। तो आप उन जगहों पर बच्चों को लेके जाएं जहां पर वो हिस्टोरिकली कनेक्ट कर सकें। हाँ, और दूसरा आपने देखा होगा कि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम देखते हैं कि शूट करी है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप अंदरून बाज़ार भी एक्सप्लोर करें, चूड़ी सराय जाएं जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं। अच्छा। आप वो देखें जाकर, आप उधर शूट करें। अपने मुल्तान का जो अंदरून का हिस्सा है वो बहुत खूबसूरत हिस्सा है, वो जो गलियाँ हैं उस कल्चर में जाएं, बैठें, ढलें, तो वो कितनी प्यारी, आपको तो एस्थेटिक वाइब्स मिल जाएंगी उधर जो लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही मैंने ये भी देखा है कि जब आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की ना, जितनी भी एक्ट्रेसेस यहाँ पे आती हैं, जितनी भी फेमस मॉडल्स यहाँ पर आके शूट करती हैं, उनकी कैंपेन्स होती हैं, तो आपने देखा होगा 99% शूट्स जो हैं वो अंदरून शहर के होते हैं, किले के होते हैं, क्योंकि उसका व्यू, हाँ व्यू
सिर्फ व्यू की वजह से, या फिर वो मुल्तान के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कल्चर करते को हैं? दूसरा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से अगर आपको घूमना है और आपको नहीं समझ आ रही कि हम लोग बातें कर रहे हैं जरूर जाना है, ये वाले बंदे जाना है, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही तो आप टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक बस चलाई जाती है, आप उसमें अच्छा। बैठे। मुल्तान का सबसे पहले तो चलाई आपको जाती है ये? आप अपनी बुकिंग पे डिपेंड करता है, आप वर्ल्ड सिटी तो बुक अथॉरिटी करवाने का क्या पेज तरीका क्या पेज है? पे जाएं, आप उनके पेज पे नंबर भी वर्ल्ड हैं। सिटी, हाँ, आप उनके पेज पे नंबर भी हैं, आप वहाँ जाएंगे, उनसे अपनी इवन के स्कूल के ट्रिप्स बुक हुए होते हैं, तो वो बच्चों को मुख्तलिफ जगह स्पोर्ट्स बने हुए हैं, आपको मुल्तान का नाश्ता भी ये तो करवाएंगे। एक बहुत अच्छा सा एक इन्होंने हमें टिप बता दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई आखिरी पैगाम हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी, लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी? यही आखिरी पैगाम है कि कोई भी बीमारी है, एक तो यही कि डॉक्टर के पास लाजमी जाएं और जो टेस्ट एडवाइस होते हैं उनको लाजमी कराएं। हम ये ना समझें कि ये जो है गैर ज़रूरी टेस्ट है। और ब्लड कैंसर के हवाले से स्पेशली जो है अपने ये सिम्टम्स को या चीज़ों को, ये आम बुखार ना लें। छोटे बच्चों को भी अगर बुखार होता है तो उसको जो है मामूली बुखार नहीं बजाय लेना इसके कि चाहिए। आप तावीज़ों की तरफ भागें, आप डॉक्टर से रुजू करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच अलिशबा फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक पे जाएंगे, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, आजकल जो सबका एक अहम मसला है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, किसी भी एज ग्रुप से उसका ताल्लुक़ है, तो सबसे बड़ा मसला हमें देखने को मिलता है, अगर बॉडी टोटली फिट है, वो हेल्दी भी है, तो हमें देखने को मिलता है कि उसके स्टमक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे वो बुज़ुर्ग, बूढ़े या किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें कोई और बीमारी हो या ना हो, लेकिन उन्हें मैदे के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, कुछ हमारे अपनी खाने पीने की हैबिट्स हैं, कुछ हमारी अपनी नींद की हैबिट्स हैं, जिनकी वजह से ये मैदे के मसाइल भी होते हैं। तो आज इन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम ये भी जानेंगे, क्योंकि हमारे जो अगर हम बात करें इस वक्त मौजूदा हालात की, जो कि मुल्तान में है, जनूबी पंजाब में है, बहावलपुर में है, इन बहावलपुर और मुल्तान के आसपास के इलाकों में है, वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से जो लोग कैंप्स में मुंतकिल हुए हैं, वहाँ पर भी गैस्ट्रो की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो है वो तमाम तर मालूमात को पहुँचाएँ, ताकि आप लोग उसको स्प्रेड भी कर सकें, उसको फैला भी सकें और उससे अफादियत भी हासिल कर सकें। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनका तारुफ करवाते चलो, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाद रसूल, जो कि गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी चूँकि मौसम के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मौसम के हवाले से बात करेंगे तो हम बेहतर बता सकते हैं कि इस मौसम में जो है वो किस तरह की प्रिकॉशंस आपको लेनी है। तो जी मौसम कल कैसा था, परसों कैसा था? परसों की जो बारिश थी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल थी। परसों मुल्तान में रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कल हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। तो आज हम जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें मौसम कैसा रहने वाला है। तो जी हमारे साथ हैं सलमान ज़मीर, उनसे जानते हैं कि हमें वो क्या वेदर अपडेट देते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान के शहरी जो हैं वो दोहरी आफत से गुजर रहे हैं। एक जानिब हम देखते हैं कि सैलाब की सूरत हाल जो है वो संगीन से संगीन होती जा रही है, और दूसरी जानिब सूरज जो है वो मुल्तान को आंखें दिखा रहा है। सुबह सवेरे से ही सूरज की रोशनी में एक तपिश जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही सूरज जो है वो गर्मी बरसा रहा है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है वो दिन के टाइम भी हमें जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करते चलें तो सुबह सवेरे ही दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री को छू चुका है, और गर्मी की शिद्दत जो है वो 32 से 33 डिग्री की महसूस की जा रही है। छाँव में भी गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ चुका है, और इसकी वजह जो है वो हबस है। और हबस क्यों है? वो हबस इस वजह से है कि आसपास मुल्तान के जो दही इलाके हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी में भर चुके हैं,
और सैलाबी पानी की वजह से हबस जो है मुल्तान में इस वक्त उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुल्तान जो है वो साहिल समंदर के करीब हो और एक नमी जो है पानी की उठकर जो है वो आ रही हो, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही हो। इसी के साथ साथ दर्जा हरारत के हवाले से बात करते चलें तो इस वक्त मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी 83% तक पहुंच चुका है। इसी से साफ पता चलता है कि हबस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और मौसम जो है वो मरतूब है। इसी के साथ साथ अगर चलती हुई हवाओं की बात की जाए तो 14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं भी चल रही हैं, मगर गर्मी का एहसास जो है वो कम नहीं हो कर रही। इसी के साथ साथ छाँव के अंदर भी जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें वेदर की अपडेट से आगाह किया। वाकई सैलाब की वजह से जो है वो नमी देखने को मिल रही है। वैसे तो ये महीने जो हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें हब्स जो होती है वो वैसे भी होती है, लेकिन इस वक्त चूँकि सैलाबी सूरत हाल से हम दो चार हैं, हमारे आसपास के इलाके, करीबी इलाकों में पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो हमारी हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैदे के हवाले से बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि मैदे के आम मसाइल कौन से हैं जो कॉमन लोगों को जो है वो फेस करने पड़ते हैं और उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मैडम, मैदे के सबसे ज़्यादा मसाइल तो हमारे पास आते हैं गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत। बल्कि अगर इस तरह कहा जाए कि गैस हमारी कौमी बीमारी है तो भी बुरा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हर ही है। बंदा ही गैस के साथ परेशान है उसके साथ, और उनको कुछ बताएं कि इस तरह नहीं करना, वो करना नहीं चाह रहे हम। सबसे जो कॉमनली प्रेजेंटेशन है वो इसी की है कि पेट हमारा फूला फूला रहता है जी, पेट में खाना खाते हैं पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जलन रहती है, सुबह उठते हैं मुंह कड़वा रहता है। ये इस तरह के ही मामला ज़्यादा आते हैं, और बाज़ औक़ात ये मामला बढ़ जाएं तो फिर हर टाइम ही पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, और इस तरह पेट में दर्द को सिर्फ हम रिलेट कर रहे होते हैं कि ये सिर्फ मैदे का ही दर्द है। ये बड़ी मिसनोमर है। मैदे के साथ भी कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, अब हमारे गुर्दे हैं, उसका दर्द भी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जैसे मैदे का दर्द है। मैदे का दर्द जी, तो मोस्टली हमारे पास इसी तरह दर्द, गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत, ये 4 चीज़ों के कंप्लेंट के साथ हर दूसरा मरीज़ जो है यहीं पे आ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या वजूहात हैं? आपको क्या लगता है कि क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ आम लोगों को भी ये बीमारी है? मैडम आप खुद बताएं, हमारे खाने के आदात ऐसे हैं कि नो डाउट ऐसी है। हम भूख की वजह से नहीं खाते, हम बोर होके खाते हैं। बैठे हैं, फ्री हुए हैं, बोर हो रहे हैं जी, कुछ मंगवा लेते हैं। बिल्कुल आपने 100% ठीक कही है। हम जी कुछ करने को नहीं मिल रहा, चलो जी खाना ऑर्डर कर लेते हैं। फिर ये भी नहीं कि घर बनाना है, हमने बाहर से खाना है। हाँ जी, फ़ोन की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अच्छा काफ़ी देर हो गई है, चलो जी फ्रिज का चक्कर लगाए, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ये बात पे हम खाते हैं। तो ये सबसे पहले तो यही है कि क्या हम आप क्या ओवर रेकमेंड करते हैं कि खाने का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए एक आम इंसान का? मैडम क्या कहते हैं इसको, एक जो जनरल रिकमेंडेशन है वो कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। थोड़ा खाना खाएं लेकिन बार बार खाएं। हम बार बार तो खाते हैं लेकिन थोड़ा नहीं खाते, बहुत खाते हैं। हाँ जी, खाते हैं, बहुत खाते हैं। वो एक मैदा एक जे शेप्ड सा एक ऑर्गन है, ऐसे समझे मसल की एक थैली है, जैसे जे नहीं बना होता इंग्लिश का वर्ड, उस तरह का एक थैली होती है। लेफ्ट साइड पे हमारा ये मैदा है। वो जब हम खाना खाते हैं तो उसका मेन काम है कि वो उसको डाइजेस्ट करता है, चर्निंग करता है, उसकी इंग्लिश में चर्निंग कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ता है। फिर उसके बाद उससे उस केमिकल्स निकलते हैं, तो उसको और ज़्यादा जो प्रोटीन्स हैं या दूसरे पार्ट्स हैं उसको और डाइजेस्ट कर देता है, उसको एक पेस्ट लाइक फॉर्म में बना देता है, वो डाइजेस्ट करके आगे जाता है। अगर वो इतदाल में खाना जाएगा तो वो उसको हजम करके आगे भेजेगा। हम तो क्या करते हैं कि पहले खाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर स्वीट डिश तो अपनी जगह खुद बना लेगी, चाय तो चलो चाय के बगैर तो खाने का है ही नहीं ना। तो वो खाने का ऐसे है कि मैदा बिल्कुल फुल हुआ है, मैदे के ऊपर एक खुराक वाली नाली होती है यहाँ पे। अच्छा। खुराक की नाली और मैदे के बीच में एक वेल्व होता है,
वो वेल्व इस तरह काम करता है जैसे आप मॉल्स में जाती हैं ना आप लोग, ठीक है। तो वो जो ही जाते हैं उधर एंट्री गेट्स होते हैं, जो ही हम जाते हैं वो खुल जाता है वहाँ जाता पे, वो सेंसर्स होते हैं ना, इसी तरह ही यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, वो हर टाइम जो वेल्व है क्लोज रहता है, ठीक है, जो ही खुराक जाएगी वो तब खुलेगा। वो सेंस करेगा कि खुराक आ रही है या पानी आ रहा है, वो खुल जाएगा, ठीक है। वो मैदे में जाएगा खुराक, उसके बाद वो टाइट हो जाता है, उसका हम मैदे को इतना फुल कर लेते हैं, वो जो वेल्व है उस पर प्रेशर आएगा, वो पूरी तरह बंद होता ही नहीं है, तो वो अच्छा। जो खुराक को हजम करने के लिए मैदे ने तेज़ाब निकालना है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। खुसूसन हम खा के वैसे भी लेट जाते हैं, हमने सारी सी बातें मोबाइल देखना है, लेट के देखेंगे, तो वो तेज़ाब जो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, तेज़ाब ऊपर अच्छा। की आता है, तो वो जो मैदे की दीवार है वो तो एसिड को, जो तेज़ाब निकलता है उसको तो वो प्रोटेक्ट कर लेती है, उसको बेयर कर लेती है, खुराक की नाली जो है एसोफेगस वो बर्दाश्त वो नहीं नहीं करती, कर पाती। तो इसकी वजह से हर टाइम हमें बर्निंग लाइक सिचुएशन आती है कि जलन हो रही है, अफारा सा है, यहाँ पे दर्द सा हो रहा है, वो इस वजह से होता तो है। इससे बचा कैसे जा सकता है? वही बात कि सबसे पहले तो कम खाएं, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, अभी भूख बचा के खाएं, अभी 2 लुकमों की भूख हो तो आप उसको छोड़ दें, वही 10-15 सेकंड्स ही होते हैं मुश्किल कि उस टाइम छोड़ दें, उस टाइम भूख नहीं लगती हमें, वो ऐसा वैसे ही हम है। मज़े की सूरत में खाते रहते हैं कि बहुत अच्छा है जी, हाँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, खाते हाँ जी, रहो। हाँ जी, खाते रहें, नंबर 1। नंबर 2, आपने खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। आप लेटे हैं ना, वही जैसे वेल्व वाली बात की है वो ऐसे ही है, लेटेंगे तो वो तेज़ाब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, हमारे चहलकदमी की आदत बिल्कुल नहीं है, वो एक सुस्त कौम है हम। हाँ, सुस्त कौम है, पड़े रहे हैं, सारा कुछ खुद ही हजम कर रहे हैं, मैदा और सारा कुछ खुद ही करता रहे, तो उसके बाद वॉक लाजमी करनी है, किसी एक टाइम रख लें, रात को रख लें, सुबह रख लें, तो वॉक कुछ लोग लाजमी है। कहते हैं जी रात की वॉक में फ़ायदा कोई नहीं है। रात की वॉक पे कुछ लोग तो 2 चीज़ें हैं मैडम जिसमें हमारी आवाम जो है ना, हर बंदा ही एक्सपर्ट है, एक मज़हब, एक सेहत। जिस बंदे से आप ले लें, ओपिनियन ले लें, वो आपको बड़ी अच्छी ओपिनियन देगा, एक मज़हब के टॉपिक पे, एक सेहत के टॉपिक सेहत पे, के मौजू पे, ऐसा ही है। क्योंकि हमें कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ हर फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, फिर हर बंदा तो घर में डॉक्टर है। एग्जैक्टली। वो एक बड़ा फेमस हमारे ग्रुप्स में शेयर होता है कि जो एक डॉक्टर नजर आए तो उसके सामने सारे पेशेंट बन जाते हैं, और पेशेंट आए तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा ही है। हाँ, तो ये कुछ लोगों का कहना नहीं है। जो एथलीट्स होते हैं ना, सबसे कम पेशेंट्स हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सबसे कम पेशेंट हमारे एथलीट होते हैं, एथलीट्स होते हैं, क्योंकि वो चलते रहते हैं, भागते हैं, तो आंत की रफ्तार जो है ना वो बेहतर होती है। ठीक है। आंत चलेगी, खाना हजम होके आगे जाएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो अभी आपने एसिडिटी की बात की और गैस की बात की, ये ज़्यादातर किस एज ग्रुप के लोगों में हमें देखने को मिलती है ये बीमारी? मैडम एज ग्रुप इसका अगर देखें तो जो ही 40 से क्रॉस करते जाएंगे तो ये ज़्यादा आना शुरू हो जाती ठीक है, 40 प्लस लोगों में ज़्यादा 40 प्लस कॉमन है। लोगों में ज़्यादा है। और दूसरा, ओबीज लोगों में, जो ओवरवेट लोग होंगे, ओवरवेट होंगे तो ये ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, या वो लोग जो खा के फ़ौरन लेट जाते हैं उनमें ज़्यादा आते हैं, या ऐसा एक मैदे का एक जरासीम होता है जिसको कहते हैं एच पेलोरी। ठीक है। एच पेलोरी नाम में बड़ा फैंसी है, लेकिन काम बहुत बुरे करता है ये स्टमक की वॉल्स के अंदर रहता है। अच्छा। हाँ जी, और जो ही हम खाना खाते हैं उससे हम तेज़ाब निकलता है ना, तो इसने बड़ा एक अपनी शेल्फ बनाई हुई है, इसने एक एंजाइम निकालता है यूरिएज, वो एसिड को वैसे ही डाइल्यूट कर देता है, वो इस पर कुछ असर नहीं करती। अच्छा। तो ये उस पर और ज़्यादा फलता है, फूलता है, बच्चे देता है, उसमें मैदे में रहता है। जब वो ज़्यादा कॉलोनीज बन जाती हैं तो मैदे की जो वॉल होती है उसको अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है, तो वही तेज़ाब जो खाने के लिए निकला, हजम करने के लिए निकला, वो उस दीवार के साथ अंदर पेनिट्रेट करता है, और जिसको हम अल्सर कहते हैं। हर बंदा कहता है जी अल्सर बन गया, तो ये अल्सर बनता है इस तरह। अच्छा, तो वो तो अल्सर तो कहते हैं आपके अपने खाने पीने की हैबिट्स की वजह से होता है। यही बता रहे हैं ना, तो वो जहाँ ज़्यादा हम खाए पिएंगे, एच पेलोरी ज़्यादा नशोनुमा करेगा, वो उसकी जो एसिड को डाइल्यूट करेगा और दीवार ठीक है जी, बात यही ख़त्म होती है कि आपने कम खाना है, बिल्कुल, आपने फ्रीक्वेंट मील ले लेने। फ्रीक्वेंट मील से मुराद है कि आप वक्फे से खा लें, लेकिन आपने खाना कम है, मिकदार कम रखनी है। तो हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरे भाई हैं, वो उनको मैदे का प्रॉब्लम रहता है। वो जो चीज़ खाते हैं, अगर नाश्ता करते हैं तो उनको हजम नहीं होता, जब तक वोमिटिंग नहीं आती वो उनकी रहता है, मुंह में पानी आता है।
रात को खाना खा लेंगे वो भी हजम नहीं होता, तो जलन रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी तक हम किसी डॉक्टर के पास तो गए नहीं, एज लेकिन हम बताइएगा, घर में ही एज टोटके करते रहते हैं। एज बताइएगा अपने भाई की। उनकी है 42। 42। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हुमाद। ठीक है, सेम वही सिम्टम्स बता रही हैं ये। खाना हजम नहीं होता, खाना ऊपर आता है, जलन रहती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इससे मैं इस सवाल का जो है वो ब्रीफली जवाब भी लूँगी आपसे, लेकिन एक वक्फे का वक्त हो चुका है। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके इस सवाल का जवाब देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले कॉलर का जो है वो सवाल, उसका आपसे जवाब ले लेते हैं। जी, उन्होंने बताया कि उनकी भाई की उम्र 42 इयर्स है और वो खाना खाते हैं तो हज़म नहीं होता और भारीपन महसूस होती है और ऐसे खट्टा सा फील होता है उनको। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मैदे और खुराक की नाली के बीच में जो वाल्व है, अगर वो पूरी तरह कॉम्पिटेंट ना हो, वो लूज़ हो जाए, तो तेज़ाब जो खाना हज़म करने के लिए निकल रहा था मैदे के, तो वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। वो ऊपर आएगा तो वो तेज़ाबियत होती है, हर टाइम भारीपन महसूस होता है। तो इसके बचने का आसान तरीका ये है कि कम खाना खाएं, आखिरी 2 लुक़्मों की भूख रहती है वो छोड़ दें, खाने के बाद लेटना नहीं है, और मसालेदार और चिकनाई वाली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स को तो ऐसे काटा मार देना। बेकरी के बगैर हमारे में गुजारा नहीं है। बेकरी स्पाइसी चीज़ें जितनी आएंगी वो एसिड को डाइल्यूट करेंगी, ज़्यादा देर मैदे में रहेंगी वो खुराक, तो वो हज़म करने में उसको टाइम लगेगा। नॉर्मली खाना जो है ना 3 से 4 घंटे में मैदे से हज़म होके आंत में चला जाता है। ठीक है। लेकिन वो जब हम ये स्पाइसी चीज़ें आती हैं या बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ज़्यादा देर रहेगा तो एसिड ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये करना है, और कोशिश करें कि रात को अपना हेड एंड थोड़ा एलिवेट करके सोएं, जैसे बेड के नीचे कोई चीज़ रखें ताकि हेड 30 डिग्री ऊपर हो जाएगा तो वो अच्छा पहले वक्तों में होता था कि जब एक बच्चा पैदा होता था तो उनका सर बनाने के लिए जो है ना बच्चे को ऐसे लिटाते थे और उसका ना बेचारे की गर्दन और उसमें यहाँ पे इतना एक गैप होता था और उसकी ये जो सर होता था ये बिल्कुल ऐसे होता था, तकिया नहीं इस्तेमाल करते थे। तो अच्छा, हैरान कुन बात ये कि बच्चे का सांस बंद हो जाए लेकिन माएँ जो होती थी वो उसको ऐसे लिटाते कि सर जो है वो गोल होना चाहिए। एक मिसकॉन्सेप्शन, इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की कमी होने की वजह से। अच्छा, अब जब भी बच्चा पैदा होता है कि तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशल सजेशंस देते हैं कि आपने बच्चे को जब भी फीड करवाना है माँ ने, तब भी उसका सर जो है वो इस एंगल में होना चाहिए कि उसका सर जो है वो ऊंचा होना चाहिए, और जब आपने बच्चे को लिटाना है तो आपने कोशिश करनी कि उसका सर ऊंचा होना चाहिए, ऐसे तकिए पे हो कि उसका एंगल बने। अब वो एंगल आप बता सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं? 30 डिग्री एंगल है, हेड एंड थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा ना, तो वो वेल्व नीचे की तरफ ऐसे नहीं होगा, लेटते हैं ना तो ये जो रिफ्लक्स है होगा तो तेज़ाब ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ऐसे फ्लैट लेटेंगे तो हेड एंड थोड़ा एलिवेट हो जाएगा तो वो मैदे का तेज़ाब जो है ना ऊपर नहीं आएगा, उसकी वजह से सिम्टम्स नहीं आएंगे। जैसे खुसूसन ये रात को या सुबह उठते हैं तब होते हैं ना, तो जो हजम करने के लिए तेज़ाब है वो मैदे में रहेगा या आगे जाएगा, और डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। डाइजेशन जाहिर सी बात है अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, हमारा आपको पता है कि एक सेगमेंट होता है बहुत ज़बरदस्त जिसमें हम बर्थडे विशेस करते हैं लोगों को। आप भी अगर बर्थडे विश करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो एक चल रहा होता है नंबर लाइव कॉल का, और उसके सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होता है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर अपनी तस्वीर शेयर कर सकते हैं, हम आपको बर्थडे विश करेंगे। अच्छा जी, आज के जो हमारे जो हैं वो लोग हैं जिनको हमने बर्थडे विश करनी है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है अब्दुल रहमान नाम का। हैप्पी बर्थडे अब्दुल रहमान, मेरी जानिब से, रूही टीम की जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जी, हमारी टीम मेंबर इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो हमारे जहांगीर कादरी साहब की भी आज सालगिरह है। वो देखें ना, कहते हैं कि जो टीम है, मैं तो यहाँ बैठ जाऊँगी, प्रोड्यूसर्स बैठ जाएंगे, कैमरामैन्स आ जाएंगे, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। तो टीम का हर एक एक मेंबर जो है वो, जितनी मेरी इम्पोर्टेंस है उतनी उनकी है, जितनी मेरी इम्पोर्टेंस है उतनी कैमरामैन की, यानी किसी के बगैर जो है ये काम पॉसिबल नहीं है। तो जी हैप्पी बर्थडे कादरी साहब।
आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक और अब्दुर्रहमान को भी बहुत। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बैक टू द पॉइंट, मुझे बताएं कि क्या फ़ास्ट फूड और तली हुई जो अशिया हम खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि उनमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, मुझे बताएं वो हमारे मैदे पर क्या असरात मुरतब करती हैं? मैडम, इससे जो खाने का डाइजेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। जो भी स्पाइसेस आएंगी, जितना ऑयल आएगा, तो नॉर्मली 3 घंटे में जो चीज़ हज़म हो रही है वो 6 से 8 घंटे में हज़म होगी, तो वहीं पे स्टमक में ही रहेगी वो, तो भारीपन महसूस होगा, ऐसे होगा जैसे जलन महसूस हो रही है, या ऐसे महसूस होगा कि मुझे यहाँ पे मुंह में ऐसे खट्टे खट्टे से डकार से आ रहे हैं। अगर ये परसिस्टेंटली ऐसे हम खाते रहें, फास्ट फूड खाते रहें, तो वो हमारा, इसको कहते हैं गर्ट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है, तो वो कॉम्पिटेंसी कम हो जाती है वेल्व की। ठीक है, तो बदहज़मी अगर हो जाए तो उसके कोई घरेलू टोटका हमारे साथ शेयर करें कि हम उसको कैसे जो है वो बेहतर कर सकते हैं घर में रहते हुए। मैडम, ये कर सकते हैं कि थोड़ी वॉक कर लें। ठीक है, और ख़ुसूसन जो नेक्स्ट टाइम, ये एक आपने बल्कि अच्छा बताया कि मिसनॉमर ये है कि दूध पी लें तो वो ठीक हो जाता है आर्जी तौर पे, वो आर्जी तौर पे बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए ठीक हो जाएगा। वो दूध पिएंगे, ठंडा दूध पिएंगे तो वो उसको लेप कर देगा और वो सूद देगा, लेकिन इट्स टेम्परेरी। उसके बाद क्योंकि दूध जो है उसकी पीएच एसिडिक होती है, वो ज़्यादा एसिड निकालता है, उसी कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए तो आपको ठीक हो जाएंगे, बाद में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा ट्रबल करेगा आपको। तो ये दूध वाला ये एक मिसनॉमर है। हाँ, मिसनॉमर है, उसके साथ नहीं करना। कम खाएं और थोड़ा वॉक कर लें, वॉक करेंगे खाना हजम होके आंतों में जाएगा तो बेहतर। सबसे बेहतरीन हल है जी, जैसे आप खाना खाएं, आप चलें, आप कोशिश करें काम करें। ये जो मर्द हजरात खाते ही फ़ौरन बैठ जाते हैं ना, कोशिश करें कि आप खाने के बाद नहीं, ख़वातीन फिर भी थोड़ा कर लेती हैं कि बर्तन उठा लिए, बर्तन धो लिए, तो एक्टिविटी हो जाती है उनकी। तो अब आपने कोशिश करनी है कि जो बर्तन जो हैं वो आप, हमारे पास एक डॉक्टर आए, बर्तनों से मुझे याद आया, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि मैं जब हम खाना खा लेते हैं, 3 वक्त जब हम बैठ के खाना खाते हैं, तो उसके बाद मैं बर्तन उठाता हूँ। क्यों? और मैं एक पहले एक प्लेट लेके जाऊँगा किचन में, फिर दूसरी प्लेट लेके जाऊँगा, फिर एक गिलास ले जाऊँगा, फिर दूसरा गिलास। तो कहते इस तरीके से एक तो मेरी वॉक भी हो जाती है, मैं बैठता भी नहीं हूँ। तो कहते सारे घर वाले मेरी इस आदत से तंग हैं, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे बुजुर्ग भी ऐसे कहते थे, वो उनको शायद गेस्टों का नॉलेज तो नहीं था, लेकिन वो कहते थे 40 कदम खाने के बाद लाजमी चलना है। तो इसी तरह हम लोग ने फैमिली में बैठा हुआ है, जो भी हम खाना खा लेते हैं तो इसी तरह कोई बहाने से ही किसी तरह आपने जाएं, उधर चले जाएं, किचन में चीजें ले जाएं, 3 को बिठा दें, उन्हें कहा आप बैठे या आप वॉक करें, लेकिन हम जो है वो बर्तन आज के हम उठाएंगे, या फिर मिल के उठाना शुरू करें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी बेगम भी आपसे राज़ी हो जाएगी। दूसरा ये कि आप थोड़ी वॉक भी कर लेंगे, चल फिर भी लेंगे। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसे करते हैं घर में अपने? हाँ जी बिल्कुल, यही बता रहा हूँ ना कि किसी बहाने से कुछ आपने 40 कदम लेने ही लेने हैं। किसी तरह चले गए जी, गेट पे कुछ देख लिया, बच्चों को के साथ चले गए, उसके साथ चलो भी ये चीज़ें उठवा लो। अच्छी चीज़ है, अगर आप अपने बच्चों को वॉक पे ले जाएं तो ये और भी अच्छी चीज़ है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बच्चे भी उससे एक्टिव हो जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा, दवाइयों से भी बच जाएंगे। तो इतनी फिर जेब पे भी भारी पड़ती हैं वो दवाइयाँ। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आजकल कॉफ़ी का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, आप ट्रेंड समझ लें, क्योंकि हम देखा देखी चीज़ें करने वाली कौम है, तो हम क्या करते हैं जी, जो चीज़ देखी हमने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। तो जो लोग चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके मैदे पे क्या नुकसान होता है? ये इट्स अ 2 pronged स्ट्रेटजी। आजकल कॉफ़ी का रिवाज हमारे पास इस वजह से आया था कि हमारे पास फैटी लीवर बहुत बढ़ रहा था। फॉर फैटी लीवर इट्स गुड, ये अंदर लीवर के फैट को तो बर्न आउट करती है, बट इट्स बैड फॉर स्टमक। अगर इसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, चाय है, कॉफ़ी है, स्मोकिंग है, कैफीन होगी, अल्कोहल होगी, ये सारी चीज़ें जो है इस स्टमक पे बहुत भारी है, ऐसे समझें। इसके लिए ठीक नहीं है। वही बात, फैटी लीवर के लिए बेहतर है लेकिन मैदे के लिए नहीं। मैदे के लिए ठीक नहीं है। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है कि हम आपको तमाम तरह अपडेट से आगाह भी करते हैं। इस वक्त जो है रिपोर्टर रूही टीवी ज़ुहैब बुखारी साहब मौजूद हैं दरियाए चनाब पर, तो वहाँ से आपको लाइव मनाज़िर दिखाएंगे भी और आप उनसे जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बर क्या है, सूरत हाल क्या है, ट्रैफिक के मामलात क्या हैं, रेस्क्यू के मामलात क्या हैं, पानी के मामलात क्या हैं, वो तमाम आप तक पहुँचाते हैं। तो जी
इस वक्त जो ब्रीचिंग के हवाले से फैसला लिया गया था, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो सका। इस हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ हैं ज़ुहैब बुखारी, रिपोर्टर रूही टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीज़ा, अभी आप पूछ रही थी कि चाय और कॉफ़ी के क्या नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो चाय और कॉफ़ी के अलावा कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। आपके लिए तो चाय और कॉफ़ी आपका वाहिद सहारा बन चुका है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स 24/7 आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए फील्ड में एक्टिव हैं और 24/7 फील्ड में एक्टिव खड़े हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं बग़ैर अपनी नींद का ख्याल किए, बग़ैर अपने खाने पीने का ख्याल किए। तो जी, हम उनको भी सल्यूट करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर, हम तो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन इस वक्त गर्मी में, तपश में वो 24 घंटे जो हैं वो अपनी नींद को भी कुर्बान करके खड़े हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़ुहैब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त आप दरियाए चनाब पर मौजूद हैं। पानी की सूरत हाल के हवाले से बताएं और रेस्क्यू के हवाले से बताएं कि क्या यहाँ पर मामलात हैं। थैंक यू अलीज़ा। इस वक्त हम शेरशाह बन के ऊपर मौजूद हैं और ये वही बन है और ये वही मकाम है, ठीक उस मकाम पे मौजूद है जिसको कल तक ये फैसला किया गया था कि इसको हमने ब्रीच करना है, क्योंकि उससे पिछले दिन ये रात को ये फैसला हुआ था कि जब ये उस गेज तक पहुंचेगा, क्रिटिकल गेज तक पहुंचेगा, तो फिर हम इस बन को जो है वो ब्रीच कर लेंगे। और हमने कल देखा यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी सख्त कर ली गई थी, यहाँ पर मशीनरी भी मौजूद थी, यहाँ पर इंतजामात भी जो है वो किए जा रहे थे और पानी उस क्रिटिकल गेज तक पहुँच भी गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की गई। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं और इस वक्त तक की सूरत हाल जो है वो ये है कि इस ब्रिज के ऊपर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी इस वक्त जो है वो जारी है, जबकि जो इससे मुल्हिका जो कारोबारी मराकज़ से जो कल बंद हो रहे थे वो आज आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुलना शुरू हो चुके हैं। और ट्रैफिक के हवाले से जो शेरशाह को बंद किया गया था वो भी समय हैवी ट्रैफिक के उसको भी। दूसरी तरफ मैं आपको ये पीछे के मनाजिर जो है वो दिखा सकूँ अलीज़े, तो आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दरख्त हैं वो डूब चुके हैं, जबकि जो ये बिजली के जो पोल हैं या किसी और चीज़ के पोल हैं तो ये भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डूबते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये, अगर मेरा कैमरामैन हसीब आपको ये गेज जो है वो दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये भी इस वक्त क्रिटिकल गेज से करीब तरीन जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अभी पीछे से एक हैवी रेला और भी इसमें आना है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकानात भी यहाँ पर अलीज़े डूबते हुए आप देख सकती हैं। तो सूरत हाल यहाँ पर ये इख्तियार जो है वो कर चुकी है। उसके साथ साथ ये रेलवे ट्रैक है जिसको कल कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस ट्रैक को भी जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो ये वही रेलवे ट्रैक है और हम ठीक उसी मकाम पर मौजूद हैं। और नीचे की सूरत हाल ये अगर हम आपको दिखा सकें तो ज़मीन भी जो बंद के ऊपर की जो सूरत हाल है, ये कटाव की सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती हुई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। एक मशीनरी यहाँ पर इस वक्त हमें यहाँ पर नज़र आई है, हम चाहेंगे वो मनाजिर भी आपको दिखा सकें। यहाँ पर जो मिट्टी है उसको बंद से उठाया जो है वो जा रहा है। ये इस वक्त हम आपको एक एक्सक्लूसिव मनाजिर के तौर पर भी जो है वो दिखा सकते हैं कि एक जो क्रेन है वो इस वक्त यहाँ पर आई है और वो साइड से जो मिट्टी है उसको उठाकर गालिबन बंद के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। किसी भी वक्त कोई भी फैसला किया जा सकता है, क्योंकि हालात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल जो है वो बताए जा रहे थे। मैंने कहा था कि अगले कल जो फैसला कर लिया गया था, क्योंकि क्रिटिकल गेज से पानी जो था वो तजावुज़ कर गया था, तो अभी तक ब्रीचिंग क्यों नहीं की गई, क्या वजह है? देखिए, यही एक सवाल जो है वो बार बार जन्म लेता है, क्योंकि जब फैसला हो चुका था कि हम इस पॉइंट पर आके इसको ब्रेक करेंगे, तो लेकिन अभी तक ब्रीचिंग ना होना ये खुद एक सवाल है और हम खुद इस सवाल की तलाश में जो है वो यहाँ पर ताहाल मौजूद हैं, लेकिन इसका कोई जवाब जो है वो हमें भी अभी तक मौसूल अच्छा, आपके करीब जो लोग हैं उनका, और यहाँ तक कि जो आपके करीब लोग हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस बात पर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों के घर की जो छतें हैं वहां तक पानी आ चुका है और क्रिटिकल गेज तक भी पानी है, लेकिन ताहाल ब्रीचिंग नहीं हो सकी। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आप यहीं के रिहायशी हैं जी?
कौन आप यहीं के रिहायशी जी हैं? जी इधर ही के। अच्छा ये बताएं कि ये जो ब्रिज अभी तक नहीं किया गया, कल ये फैसला हो चुका था कि हम इसको ब्रिज कर रहे हैं, तो अब इसको ब्रिज करना ना करना एक बराबर है या इसको कर देना चाहिए? इसको कर देना चाहिए बिल्कुल। ये पीछे जो बस्तियाँ डूबी इनका नुकसान हो रहा है, और इधर हमारे पास जमींदारा बांध वो जो है वो टूटा हुआ है। हमारा तो कहना यही है कि ये बांध तोड़ दें ताकि जो पानी है एक ही साथ निकल जाए। ये जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है इससे ज़्यादा नुकसान हो, पीछे वाली बस्ती का भी ज़्यादा अभी भी वहाँ पर इस पूरे इलाके में लोग मौजूद हैं? जी जी कुछ जगहों पे लोग मौजूद हैं, ठीक है। और पानी मौजूद होने की वजह से रात को इधर चोरियां डकैतियां हो रही हैं, और हमारा यही कहना है कि अच्छा, अभी भी चोरियां डकैतियां हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल सैलाब हो में रही भी? हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। रात को लोग जाते हैं, जो लोग घर नहीं है उनके घर सामान पड़ा हुआ है तो वो उठा के चले जाते हैं। ठीक है, उठा के जो है वो चले जाते हैं। कितने लोग मौजूद होंगे पीछे यहाँ? सर यहाँ पे तकरीबन कुछ लोग तो रह रहे हैं ना, उनके खाली मकान तो नहीं छोड़ सकते, उनके कीमती चीज़ें सामान वगैरह पड़ी हुई हैं, और ठीक है। जो जानवर भी कुछ लोगों ने अभी बांधे हुए हैं। उसके अलावा सर ये कश्तियों वाले ये काम कर रहे हैं, दूसरा आम ठीक है, बंदा तो नहीं जुहैब। जाके वो कर सकता ना पानी में, ये चोरी डकैती यही कर रहे हैं। जी अली जी, आप सारे सूरत हाल यहाँ पर जो है वो सुन रही हैं कि लोग किस तरीके से अपने मामला अच्छा को जो है वो ठीक डिस्कस है कर रहे हैं। जुहेब, सबसे थैंक यू इम्पोर्टेंट वेरी चीज़ है मच, उन लोगों बहुत तक खाना शुक्रिया पहुँचाना। आपने हमें ज्वाइन किया और लेटेस्ट अपडेट से आगाह। बेहिसी का आलम तो देखें, हम एक ऐसी कौम का हिस्सा हैं, ऐसे कौम के लोग हैं जो लोगों की बेहिसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग इस वक्त अपने घरों को खो चुके हैं, लोग इस वक्त अपने माल मवेशी सब खो चुके हैं, इस वक्त तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, लेकिन हम इतनी बेहिस कौम है कि हम एहसास करने की बजाय हम जो है वो मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। तो इस वक्त सोचने की ज़रूरत है हमें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके साथ एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि गैस और कब्ज़ के मसाइल के आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज़ जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, ये तमाम बीमारियों की वजह है, जड़ है। तो क्या ये कनेक्टेड हैं आपस में? मैडम, जो गैस है या कब्ज़ है, ये हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम होने की वजह से भी है ना। अच्छा। हमारी छोटी आंत जो है तकरीबन 22 फुट की छोटी आंत है, 6 फुट का तकरीबन बंदा होता है, 22 फुट की छोटी आंत और है। वो ऐसे पड़ी हुई है ऐसी 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 मैदे के बाद खाना मैदे में 3 घंटे से हजम हुआ, 3 घंटे में उसके बाद छोटी आंत में चला गया। ठीक है। छोटी आंत जैसे ऐसे दिल धड़कता है ना, इसी तरह आंत भी हरकत करती है, उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। ऐसे ऐसे वो हरकत होगी करती है आगे तो खाने वो को। खाना जो पेस्ट बन के मैदे से निकलता आगे जाएगा। अगर वो उसकी हरकत स्लो होगी तो उसको फर्मेंट करने के लिए बैक्टीरिया होंगे, वो ज़्यादा गैस बनाएंगे। अच्छा। ठीक है, गैस बनाएंगे। और हमारे गुड बैक्टीरिया जिसमें दही है, लस्सी है, वो क्योंकि हम कम इस्तेमाल करते हैं, वो उसको पहले बैलेंस कर देते थे। गुड बैक्टीरिया कम होंगे तो बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, तो ये मकदार ज़्यादा होती है। और एक और बड़े कॉमन प्रेजेंटेशन हमारे पास आती है, हमारे पास मरीज़ आते हैं जी गैस होती है और मुझे डिप्रेशन हो जाती है और मेरे कभी इधर दर्द है कभी इधर दर्द हो गया। इसका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसके साथ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे अब अगर मेरे साथ मैं अपनी बात करूं तो ऐसे होता है कि अगर कभी कोई एक्साइटेड न्यूज़ मिल जाए या कभी कहीं जाना हो, कोई ऐसी जगह जाना हो जो आपकी ड्रीम प्लेस हो, या कोई भी ऐसी खबर जिसमें आपको परेशानी हो जाए, तो उसमें आपका पेट ख़राब हो जाता है या आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है और वो फिर आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो मुझे बताइए, ये कैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन कैसे हमारे मैदे से जुड़ा हुआ है? एग्जैक्टली, ये एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, हम फेस करते हैं ये। इस आंत की मूवमेंट के साथ इस एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज कॉल्ड हैप्पी हार्मोन, हैप्पी हार्मोन फॉर द बॉडी। वो जो ही आंत की मूवमेंट होगी, अगर रेगुलर मूवमेंट होगी तो वो सेरोटोनिन ज़्यादा पैदा होगा। सेरोटोनिन पूरी बॉडी में 90% प्रोड्यूस होता है आपकी आंतों में, सिर्फ 10% आपके ब्रेन में, जो हैप्पी हार्मोन समझते हैं ना इसके ब्रेन का वो है, सिर्फ 10% प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं है या बिल्कुल स्लो है या बहुत हाइपर एक्साइटेड जिस तरह आप बता रही हैं, बहुत तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गई या खड़ी है उसके बाद थोड़ी सी एक मूवमेंट आ रही है, तो सेरोटोनिन हमारा कम पैदा होगा। सेरोटोनिन कम पैदा होगा तो इस तरह के हमें ये कॉन्स्टिपेशन के साथ या इसे कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। बावल हम कहते हैं आंत को, इरिटेबल लफ्ज़ से समझ आ रहा है कि इरिटेटेड है बहुत ज़्यादा,
इसको IBS कहते हैं। इसका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसके साथ। तो इसको हम ज़रा काम डाउन करने की बताते हैं कि भाई काम डाउन रहो, ईजी रहो। एक बल्कि एक आपको बताऊं, एक हमारे डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर हैं वो कब से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जी कॉल ले लेते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं जिला मियांवाली तहसील पिपला से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफार जी। अच्छा जी, क्या सवाल है? मैं जी दिल का ऑपरेशन कराया, स्टार्ट रखा है। अच्छा। उस तो बाद मैंने जलन होती है। अच्छा। डॉक्टर साहब क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी जी 42 साल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। 42 इयर्स एज है, वही स्तन डले हुए हैं, हार्ट पेशेंट हैं, लेकिन फिर भी मैदे का मसला है। जी ये मैडम, जो भी दिल के अमराज के मरीज़ होते हैं उसको खून पतले करने वाली दवाइयाँ ले जाती हैं, जैसे डिस्प्रिन है, एस्कार्ड है। ये इट्स गुड फॉर योर हार्ट बट नॉट गुड फॉर योर स्टमक। ये एनसेड्स, इसको कहते हैं एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस जी। इसकी वजह से जो मैदे की दीवारें हैं उस पे अल्सर करना शुरू हो जाती है। अच्छा। यस, इसके लिए आपके जो दिल के डॉक्टर साहब हैं वो लाजमी एक PPI, एक बीमारी के जिस कैप्सूल है वो आंत की और मैदे की प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके साथ जो खाने से 20 मिनट पहले कैप्सूल लिया जाता है वो लाजमी लें, और 4 हफ्ते लगातार लेना है इन्होंने, क्योंकि इनको अलामात आना शुरू हो गई हैं। और ये इनका क्योंकि ये स्टेंट है तो जाहिर सी बात है वो जो कॉस्टिव फैक्टर है वो मौजूद है, वो है इनके एनसेड, जो एस्प्रिन या डिस्प्रिन ले रहे होंगे, तो वो आप कंटिन्यू रखेंगे। साथ मैदे वाला कैप्सूल इन्होंने लाजमी लेना है अपने। और ये अगर परसिस्टेंटली हो रहे हैं, इनकी एज भी ज़्यादा है, तो फिर डॉक्टर को दिखाएं, इसमें रेड फ्लैग साइन है। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं ना वो इग्नोर कर देते हैं कि जी मैदे की दवाई नहीं खानी हमने, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सबसे पहले मैदे की दवाई खाएंगे तो आपके बाकी सारे सिस्टम्स और बाकी सारी दवाइयाँ जो हैं वो असर कर पाएंगी। अच्छा जी, इस वक्त जो हमने आपको सूरत हाल बताई वो मुल्तान से बताई थी, और हमारी कोशिश होती है हम आपको बहावलपुर से भी तमाम अपडेट्स दे सकें। इस वक्त जो है वो हमारे साथ दरिया सतलुज से बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ रज़ा मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अलीज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त पानी की सतह क्या बुलंद हुई है या उसमें कमी आई है दरिया सतलुज में? देखिए, दरिया सतलुज में जो है इस वक्त अगर बात करें एम्प्रेस ब्रिज की, तो जो पानी का फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है कि एक ही तरह का जो है वो पानी मुसलसल बह जा रहा है। बुनियादी तौर पे यूँ समझें कि अब जो पानी की पीक है वो यहाँ पहुँच चुकी है, और इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है वो कम होना शुरू होगा। लेकिन आज जो मेजर डेवलपमेंट हुई सुबह, तो जो इंडियन हाई कमीशन है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक मेमो भेजा गया है, एक इतला भेजी गई है कि अभी भी जो है वो हरीके से और फिरोजपुर से जो है वो पानी के ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो गंडा सिंह जो है वो पहुंचेगा। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि गंडा सिंह पर अभी भी जो है वो सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद भी जो है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। 3,20,000 क्यूसेक से जो गेज कम होकर जो आ गई है 2,54,000 पे, लेकिन ये भी ऊंचे दर्जे के सैलाब में शुमार होती है। और इसके साथ साथ जो है सुलेमान की पर 1,37,000 क्यूसेक का रेला है, जबकि भैंट इस्लाम की बात करें जहाँ से ये सारा सैलाब जो है वो भावलपुर में दाखिल होता है, तो वहाँ पे भी जो पानी की आमद और अखराज है वो 1,24,000 क्यूसेक तक है। मेल्सी साइफन पर भी 1,21,22,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला जो है वो काउंट हुआ है। यही पानी फिर एम्प्रेस ब्रिज से मिलता है, तो लगभग 13 फुट को पहुंचने को है जो पानी की सतह है। अच्छा। वो 12.9 फुट हो गई है और पानी 13 फुट को जो है वो छू रहा है। इससे बहुत सारी नशेबी आबादियां जो है ना वो ज़ेरे आब आई हैं। दरिया से मुलिका जो आबादियां हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर भी पानी पहुंच गया जहाँ 2023 का सैलाब नहीं पहुंचा था। हालांकि 2023 के सैलाब में जो है उस वक्त जो रिकॉर्ड किया गया था वो 1,20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो एम्प्रेस ब्रिज से काउंट किया था कि यहाँ से गुजरा है। लेकिन अमली तौर पे जो है वो सूरत हाल इस तरह से ज्यादा खराब है कि जो वॉल्यूम है मुतासरीन का, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं जो मुतासर हुए हैं, बेघर हुए हैं, बेसर सामानी का आलम है। पानी हर तरफ है लेकिन पीने का साफ पानी नहीं है।
लोगों की मुश्किलात जो है उनमें बेहद इजाफा हुआ है। लाखों की तादाद में मवेशियों का जो इंफला हुआ है एक बड़े हिस्से से जो है उसको भी एक संभालना जो है वो किसी इम्तिहान से कम नहीं है, और ये बहुत दुख की घड़ी है सबके लिए और सलाम तस्वीर के लिए। बिलखसूस अब जी पानी जब एम्प्रेस पीछे आगे की तरफ बढ़ता है पंडित की तरफ, तो आगे की तो कहानी जो है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। आगे तो यूँ समझे कि तबाही आपको नजर आती है, क्योंकि दरियाए चिनाब में भी ऊंचे दर्जे का जो सलाबी रेला है वो भी उन आबादियों तक पहुंच जाता है। जलाल पीरवाला में तो आप देखें ऐसी तबाही है कि अभी तक रेस्क्यू की जो सूरत हाल है वो सामने वहाँ क्लियर नहीं हो पाई। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है, और अभी भी हजारों लोग जो है वो इमदाद के मुतले बैठे हैं कि उन्हें किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाए। ठीक है रजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर गिविंग अस लेटेस्ट अपडेट्स। इसी के साथ एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और जैसे कि हमने दरियाए सतलुज से भी जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर की कि वहाँ पर जो पानी है वो 13 फुट तक 12.9 फुट तक जो है वो पहुँच चुका है, और जिसकी वजह से जो बहुत सारे बहावलपुर के नशेबी इलाके थे और कस्बे थे वो इसमें अब तक डूब चुके हैं। बहुत लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको एवैक्यूएट किया गया है, लाखों की तादाद में मवेशी हैं जिनको एवैक्यूएट किया गया है। वही बात है कि डिज़ास्टर और आफत जो है वो बहुत बड़ी है, जिसको कोप करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोशिश करें आप लोग इंडिविजुअली काम आएँ एक दूसरे के। इस वक्त हमें बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी कौम होने का हमें सबूत देना है, बाहिम्मत और बाहौसला कौम होने का हमें सबूत देना है, और हमें फ़र्दन आगे आकर जो है हमारी कौम की मदद करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि फ़्लड में भी आप देखें गैस्ट्रो के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, फिर ख़ास तौर पे अगर बात करें उन कैंप्स में हामला ख़वातीन हैं जो गैस्ट्रो की मरीज़ बन रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम दो चीज़ें हैं इस पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे है, गवर्नमेंट लेवल पे है। क्योंकि वो बेचारे फ्लड कैंप्स में हैं या ऐसी जगह पे महसूर हैं जहाँ पे साफ़ पानी मुयसर नहीं है, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि पानी जितना अवेलेबल हो उसकी क्लोरिनेशन की जाए। अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएं वहाँ पे, और इससे हैज़ा है और हेपेटाइटिस है जो कि फीकोरल रूट से फैलते हैं, हेपेटाइटिस ए या ई है। जिस तरह आपने बताया हामला ख़वातीन में हेपेटाइटिस बहुत ख़तरनाक हो सकता है। उससे बचने का सिर्फ़ और सिर्फ तरीका है ये कि साफ़ सुथरा खाना जितना भी अवेलेबल हो, बेचारों के पास खाना नहीं है, जितना हो तो उसको ढाँप के रखें जो बच जाए, ऐसे खुला ना रखें। खुला रखेंगे तो और ज़्यादा जर्म्स के साथ आएगा। खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। कोशिश की जाए कि गवर्नमेंट लेवल पे सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए। हाँ बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे कि वॉशरूम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वहाँ पर। ख़वातीन जो हैं वो 2-2 हफ्तों से क्योंकि कैंप्स में मौजूद हैं तो वो नहा नहीं सकी, वहाँ पे शावर लेने के बहुत मसाइल हैं, वॉशरूम के बहुत मसाइल हैं। तो इस वजह से एक चैलेंज मेंटली वो अपसेट है कि हमारे घर नहीं है। हमारे घर ख़त्म हो चुके हैं, हमारे मवेशी जा चुके हैं, हमारे पास जो ज़रिया मौश था वो जा चुका है, लेकिन अब वो फिज़िकली इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं कि उनके पास मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जी, इसमें डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ORS लाजमी किसी तरह प्रोवाइड किया जाए, या क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इस जितना ORS हमारे पास होगा डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, हैज़े से बचा जा सकता है। तो ये हम, और जितना अभी क्योंकि ज़्यादा बीमारियाँ कुछ दिनों के बाद शुरू होंगी, अभी शुरू में नहीं है ये, इसका हमें अभी तक असेसमेंट नहीं हो रही। जब वो ओवर क्राउडिंग होगी और ज़्यादा अरसा रहेंगे उसके बाद फैलेंगी, तो ये हम फ्लड कैंप्स का भी इंतजाम ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने हमारे साथ जितनी भी डिटेल्स शेयर की बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये भी प्रोग्राम के अख्ताम का वक्त हो चुका है। बशर्ते ज़िंदगी कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और एक अच्छे शहरी होने का, एक अच्छी कौम होने का सबूत दें इस वक्त, क्योंकि हमारी कौम को हमारी ज़रूरत है, और फ़र्दन इंसानियत के नाते आगे आएँ और काम करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।